12 नवंबर 2020 के द हिंदू एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। डिस्कशन की शुरुआत करेंगे विलियम गैरिस के एक बहुत ही क्यूरियस, इंटरेस्टिंग, इंट्रिगिंग कोट के साथ। पावर डजंट करप्ट पीपल, पीपल करप्ट पावर। ये बात बिल्कुल सच है। आपको एग्जाम्पल दूं, आपने कई बार सुना होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसे कमिश्नर आए हैं या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसे कलेक्टर हैं या कोई आईपीएस आईएएस एक्सेट्रा ऑफिसर हैं या फिर कोई नेता एमएलए भी हो सकते हैं, जिनकी पर्सनालिटी, जिनका काम करने का तरीका जो है वो बहुत ही अच्छा है। और जब तक वो आपके एरिया में हैं तब तक आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और फिर उनका ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है और उसके बाद चीज़ें जैसे पहले थी वैसे ही हो जाती हैं। तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि जो जो एक चेयर है, जो एक पोजीशन है, जो एक कुर्सी है, भले ही वो पावरफुल कुर्सी हो, लेकिन वो पावर जो है उसका पॉजिटिव उपयोग करना, नेगेटिव उपयोग हो, राइट, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज़ होल्डिंग दैट पोस्ट या फिर चेयर। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। शुरुआत करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के साथ। ये लीगल लैंग्वेज के साथ जुड़ा हुआ है। फिर इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसको देखेंगे। बैक टू द हाउस, ये पॉलिटिक्स और डिफेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। और लास्ट जो है ये कोविड-19 वैक्सीन के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। डियर फ्रेंड्स, बिग दिवाली सेल इज़ ऑन। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर आपको मिल रहा है फ्लैट 50% डिस्काउंट। अगर आप दिवाली कोड का इस्तेमाल करेंगे, दिवाली 10 ये कोड है, एंड आई एम श्योर आप करेंगे ही, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो 50% तो आपको मिल ही रहा है, ऊपर से एक्स्ट्रा 10% मिलेगा। तो ज़्यादा जानना है स्मार्ट कोर्स के बारे में, बिग दिवाली सेल के बारे में, तो डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि 17 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो सबसे पहले बात करते हैं लीगल लैंग्वेज इन इंडिया इज फिल्ड विथ जागोंग। नाउ द थिंग इज कि अगर हम देखें जो लीगल लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज यानी कि आपके जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको देख लीजिए। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी लीगल कोई डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा, कोई नोटिस देख लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से, अगर कोई नोटिस है, और गूगल कीजिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, राइट, तो आप देखेंगे कि अंग्रेज़ी तो हम सबको आती है। हम में से ज़्यादातर लोग इंग्लिश जो है उसको अच्छी तरीके से पढ़ भी पाते हैं, राइट, समझ भी लेते हैं। सिर्फ पढ़ना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, कॉम्प्रीहेंड, राइट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जो हम कॉम्प्रीहेंड यानी कि क्या जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर आप समझ सकते हैं या नहीं, राइट। रीडिंग जो है दैट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, कि कोई भी अगर 5th स्टैंडर्ड में कोई बच्चा है तो वो, अगर आप कहेंगे कि इस पैराग्राफ को पढ़ दो, तो वो बच्चा जो है वो पढ़ लेगा इस पैराग्राफ को। लेकिन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, बार काउंसिल, ये सारी चीज़ें बच्चे को पता नहीं होगी। तो ये अगर कॉम्प्रीहेंड आप कर पा रहे हैं या नहीं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, अगर आप हमारे देश के लीगल डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट के द्वारा लिखा गया कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, चाहे लीगल लैंग्वेज हो, राइट, आप देखेंगे कि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और उसको समझना जो है, आपको ये फील करा देंगे वो कि आपको पढ़ना लिखना आता है या आप इलिटरेट हैं। यू विल फील लाइक दैट कि इतने साल मैंने एमए इंग्लिश किया लेकिन मैं ये लेटर समझ नहीं पा रहा हूँ। द रीज़न इज़ नॉट कि आपके इंग्लिश में कोई फॉल्ट नहीं है, आपकी भाषा में कोई, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश। यहाँ पर ये बात हो रही है सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा के बारे में। बट मैं तो कहता हूँ कि अगर जो लोकल लैंग्वेज हैं, गुजराती में, मराठी में, पंजाबी में, जो भी कोई हमारी स्टेट की लैंग्वेज है, तो इसमें भी लीगल लैंग्वेज में जो भी लिखा जाता है, जो स्टेट लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, ये इतना डिफ़िकल्ट होता है, जो शब्द हैं वो शायद कभी आपने सुने ही ना हो, और लिखने का तरीका भी ऐसा होता है कि सिर्फ उनका जो क्लरिकल स्टाफ है उनको ही वो वही ही लेटर्स लिख पाते हैं। आप कितने भी अच्छे लेटर राइटर क्यों ना हो, आपने लेटर राइटिंग के ऊपर बुक लिखी हो, तो भी आप, वो जो ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति जो एक्सपीरियंस है वो सीखता है, वो जो शब्द हैं, वो जो भाषा है, वो मुझे लगता है वो दैट इज़ ऑल टुगेदर
एक अलग ही दुनिया अपनी बना ली है। कुछ सालों पहले मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा था जो मुझे आज भी याद है कि यूके ने, आई थिंक लगभग 10 साल जितना वक्त हो चुका है, यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने अपनी जो लीगल लैंग्वेज है उसको बहुत ही ईजी बना दिया। जो डे टू डे जीवन में हम अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार की अंग्रेज़ी का इस्तेमाल जो है वो यूके एनकरेज करता है और ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपको भी पता चले कि जो केस आपके खिलाफ है या फिर आपने किसी के ऊपर कोई केस फाइल किया है तो एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें कहाँ पर क्या लिखी गई हैं। एक अच्छी बात सामने आई है कि सुभाष विजयरन नाम के एक व्यक्ति हैं, एक लॉयर हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि एक पीआईएल फाइल की है। इसका नाम है सुभाष विजयरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पीआईएल में सुभाष विजयरन ये कहते हैं कि जो लेजिस्लेचर हैं, हमारी पार्लियामेंट या फिर हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली, और हमारे एग्जीक्यूटिव्स जो हमारे एमपीज, एमएलएज, पीएम, राइट, मिनिस्टर्स, बेसिकली मिनिस्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, तो ये जो ऑर्डर्स या फिर जो ड्राफ्टिंग करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज का, कानून का, तो ये प्लेन इंग्लिश में करें। प्लेन इंग्लिश यानी कि एक ऐसी अंग्रेज़ी जो हम नॉर्मली समझ सकते हैं, जो हम नॉर्मली बोलते हैं। एंड सेम थिंग अप्लाइज टू बार काउंसिल। बार काउंसिल के बारे में भी ये बताया है कि बार काउंसिल भी अपना लॉ करिकुला जो है उसको चेंज करे, और अगर दलीलें भी होती हैं, प्रीडिंग्स होती हैं, तो ये कंसाइज और प्रिसाइज होनी चाहिए। तो ये एक अच्छा स्टेप लिया है, आई वुड से, सुभाष विजयरन साहब ने। लेकिन उसमें एक जो शॉर्टेज मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि सिर्फ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स ही क्यों, वाई नॉट जुडिशरी भी ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करती हैं कि जो आपको, एक कॉमन व्यक्ति को समझ में ना आए, उनके लॉयर्स को ही समझ में आता है। एक और चीज़ जो, टू बी ऑनेस्ट, जनरली मैं जब भी आपके साथ बात करता हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं आपको रेफरेंस दूँ, राइट। ये एक एकेडमिक हैबिट है मेरी कि रेफरेंस, यू नो, दैट दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट एनीवे, मैंने ये कहीं पर इसको रीड किया था, आई एम श्योर, और यू नो कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि यूके। तो यूके ने ये जो लैंग्वेज सिंपल की अभी मैं जो आपसे बात कर रहा था, उसके पीछे मेन रीज़न ये भी था क्योंकि अगर लैंग्वेज सिंपल है तो फिर आपको बहुत सारे छोटे बड़े कामों के लिए वकीलों की आवश्यकता नहीं रहेगी, राइट। अब हमारे देश में ये भी बताया जाता है कि क्योंकि ये लैंग्वेज डिफ़िकल्ट हैं, ये जो लॉ की लैंग्वेज हैं ये डिफ़िकल्ट हैं, तो इसकी वजह से ये होता है कि आपको वकील ही हायर करना पड़ता है। तो उनके प्रोफेशन को, उनका काम जो है वो चलता रहे, उनकी दुकान जो है वो चलती रहे, इसके लिए उन्होंने कभी भी इस बात को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठाई है कि सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ों को हमें डील करना चाहिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं, ट्रस्ट मी, मैंने ये पैराग्राफ्स रीड किए एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये समझ में नहीं आए, राइट। और शायद ये किसी को समझ में ना आए। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया, ये 2 पैराग्राफ जो हैं ये 2016 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अपना रूलिंग दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ये क्या लिखा हुआ है, यू नो, कि ये पूरा जो जजमेंट है इसमें इस एक शब्द का इस्तेमाल किया है, जिब्रिश, यानी कि क्या आप बोल रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, राइट। तो इसको कहते हैं जिब्रिश। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे ये 2 पैराग्राफ्स को कहा है कि इट इज़ जिब्रिश, और ये तो एक पूरा सेंटेंस ही है। कैन यू बिलीव इट? ये यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म होता है, और कितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें हैं, डी हॉर्स एंड स्टॉप, राइट, बिगेट, प्लेंटिव्स, ये सारे शब्द क्या हम रोज़ इसका इस्तेमाल करते हैं? ऑफ कोर्स नो। तो ऐसे शब्दों को कौन समझ पाएगा? तो वी नीड टू मेक इट वेरी सिंपल इज़ दैट। अब सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और बार काउंसिल को ये बताया है कि आप रिस्पॉन्ड कीजिए इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। जॉर्ज ऑरवेल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने प्लेन इंग्लिश बुक्स के बारे में काफ़ी 6 प्रिंसिपल्स उन्होंने हमारे सामने रखे हैं।
Never use a metaphor, simile, or other figure of speech which you are used to seeing in print. Print in the sense newspaper. अगर आप न्यूज़पेपर में कोई कोई ऐसी सिमिली मेटाफोर ऐसी कोई चीज़ का इस्तेमाल होता है, राइट, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आप लिखने में ना करें. दूसरा रूल, नेवर यूज़ अ लॉन्ग वर्ड वेयर अ शॉर्ट वन विल डू. अगर कोई एक शब्द है जो एक छोटा सा शब्द, एक इजी शब्द से अगर आप उसी बात को कह सकते हैं तो फिर लंबे शब्दों की आवश्यकता नहीं है, लंबे बड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स की आवश्यकता नहीं है. इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू कट ए वर्ड आउट, ऑलवेज कट इट डाउन. अगर पॉसिबल है कि आप कुछ शब्दों को हटा सकते हैं तो ये हमेशा कीजिए. एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करें रादर देन पैसिव. और जो फॉरेन फ्रेजेस हैं, साइंटिफिक वर्ड्स हैं जिनको हम कहते हैं, और कई बार जो शब्द हैं जागोन का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे शब्द, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो होते हैं जो समझ में ना आए इजीली, राइट, तो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो ना करें. इससे अच्छा है कि जो डे टू डे भाषा बोली जाती हैं उन शब्दों का इस्तेमाल करें. और लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जितने भी रूल्स उन्होंने दिए हैं उनको जब तोड़ सकते हैं तब तोड़िए इस रूल्स को. यानी कि एक हंसी मजाक में उन्होंने ये भी बताया कि इससे भी अगर आप इजी कर सकते हैं देन ऑफ कोर्स डू इट. ये जो भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, ये जो यहाँ पर ये दो पैराग्राफ जो हैं, तो कॉपी एडिटर्स जो हैं, राइट, कॉपी एडिटर्स भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, और कॉपी एडिटर्स ज़्यादातर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं. बहुत ही इजी तरीके से इसका इस्तेमाल, या फिर इसको इजी शब्दों में चीज़ों को लिखा जाता है. लेकिन जुडिशरी जो है वो आज भी ऐसे डिफ़िकल्ट शब्दों का इस्तेमाल करती हैं. तो अगर अब हम बात करें कि हमने इतनी देर तक जो ये बात कही, आप में से कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि मैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स के पीछे क्यों पड़ गया हूँ. उसके पीछे रीज़न ये है डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, छोटी बड़ी चीज़ें, जिनके लिए आपको वकीलों की आवश्यकता नहीं रहेगी. अब हमारे देश में एज़ यू नो इट वेरी वेल कि इंसाफ को पाना जो है वो भी एक बहुत ही एक्सपेंसिव गेम है. और इसी वजह से जिनके पास पैसे हैं वो थोड़ी बहुत जो आपने देखा होगा कि जिनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत नहीं लेकिन जिनके पास पैसे हैं, फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति है, राइट, ये कोई स्टीरियोटाइप हमें यहाँ पर क्रिएट नहीं करना है, लेकिन कुछ ऐसे गुंडा टाइप लोग होते हैं जिनके पास पैसे हैं, तो उनको पता है कि अगर वो किसी के साथ कुछ गलत भी करेंगे तो कहाँ कोई केस करने जाने वाला है. और पूरी सिस्टम जो है स्टार्टिंग से ही, FIR के शब्दों को आप देखिएगा कभी, राइट, आपकी जो पुलिस रिपोर्ट, वो जो आप एक्सप्लेन करते हैं और जो लिखा जाता है उसमें भी जो शब्दों का इस्तेमाल है वो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट होता है, डिफरेंट होता है. तो ये जो गैप्स हैं, इन गैप्स की वजह से चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक सिंपल लैंग्वेज में, अगर किसी अपने घर के बाहर आपकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कचरा है, वहाँ पर सफाई नहीं हो रही है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में अगर लेटर लिखेंगे तो जो पढ़ने वाला है, अब उनके स्टैंडर्ड्स इतने हाई हो चुके हैं कि अब अगर आप डिफ़िकल्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो पढ़ने वाला जो है वो लगेगा कि नहीं, ये तो कोई बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति ने लिखा है, मुझे तो इनका काम करना ही है. तो क्या सिर्फ इंटेलेक्चुअल व्यक्ति का ही काम आप करेंगे? क्या आपकी ड्यूटी ये नहीं है कि छोटी बड़ी जो भी कंप्लेन आपके पास आए आप उनको सॉर्ट आउट करें? पिछले 10 सालों से ट्विटर पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है. तो ट्विटर फेमस ही इसलिए हुआ क्योंकि 1-2 लाइन के अंदर आप अपना मैसेज डिलीवर कर दीजिए. तो क्यों ना अब लोगों को भी, मीन्स हमारे कितने कुछ 4-5 साल पहले की बात है, कहीं पर स्पेन में या फिर इटली में, आई थिंक इट वाज इन स्पेन में शायद दुनिया में पहली बार ऐसा कहीं पर हुआ था कि स्पेन में एक ऐसी छोटी सी काउंटी जो है, वहाँ पर एक छोटा सा गांव या फिर टाउन है, तो वहाँ पर वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने, अगर आप ट्विटर के ऊपर कोई कंप्लेन करते हैं, ट्विटर के वाया ट्विटर अगर आप कोई ट्वीट करके कहते हैं कि ये चीज़ें हमें चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट, ये प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो वो सॉर्ट आउट करेंगे. तो जो ऑफिशियल लेटर लिखना, टू डियर कमिश्नर, रिस्पेक्टेड कमिश्नर, ये वो, राइट, ये सब सारी चीज़ों की आवश्यकता मुझे लगता है अब नहीं है. ज़माना फास्ट हो चुका है. इट्स बेटर कि 2-3 लाइंस के अंदर अगर हम सारे इश्यू को सॉर्ट आउट कर दें और 1-2 पिक्चर्स आप उसमें ऐड कर दीजिए, तो अब लंबे लेटर्स लिखने की आवश्यकता नहीं है.
तो ये कितना हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। मे इट बी जुडिशरी, मे इट बी आवर डे टू डे लाइफ, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ईजी हो जाएगी। तो ये एक कल्चर है जिसको बदलने की आवश्यकता है। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी गई है, और वो ये है कि given that people exercise pluralistic choices in healthcare, our healthcare education system must be integrative, meaning thereby that all students of allopathic medical education must have a basic understanding of Ayurveda, yoga, naturopathy, Unani, Siddha and homeopathy, in short Ayush, and vice versa। मतलब ये है कि आज ज़्यादातर लोग जो हैं, जो पेशेंट हैं, वो चाहेंगे कि उनको, अगर उनकी एक एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है तो वो चाहेंगे कि कोई साथ साथ में वो साइड इफ़ेक्ट बिना कि कोई, अगर आयुर्वेदा की कोई प्रोसेस है, राइट, तो वो भी करेंगे, राइट। किसी को अगर लेट्स से कैंसर या ऐसा कुछ है तो वो योगा और ये सारी चीज़ें करेंगे जिससे उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। कोई ऐसा पाउडर मिल गया उनको, कोई ऐसी दवाई मिल गई जड़ी बूटी टाइप कि वो कंज्यूम करेंगे जिनसे उनको राहत मिलेगी। तो आजकल ये चीज़ जो है वो एक, आजकल तो नहीं लेकिन एक लंबे टाइम से हमारे देश में ये पैरेलल चीज़ें चल रही हैं। और कई लोग जो हैं मीन्स ये भी कहते हैं दे आर अगेंस्ट एलोपैथिक मेडिसिन, कहते हैं कि ये सारी मेडिसिन जो हैं वो पैसे बनाने का ही काम है, सारी चीज़ें आप पेड़ पौधों में से ही बनाते हैं, तो एवरीथिंग इज़ आयुर्वेदिक। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन ही बेस्ट हैं, आयुष और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पुरानी हैं, ये काम करें ना करें। तो ये जो वर्सेस वाली सिचुएशन है, मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशन, और ये डॉक्टर्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि आयुर्वेदा के डॉक्टर जो हैं वो कहेंगे कि एलोपैथिक डॉक्टर जो हैं वो सिर्फ सिर दर्द है तो सिर्फ सिर दर्द को ट्रीट करेंगे, और आयुर्वेदा डॉक्टर कहते हैं कि हम तो उसकी गहराई में जाते हैं। सेम थिंग गोज विद दैट एलोपैथिक डॉक्टर, अगर आप उनको कहेंगे तो कहेंगे कि अगर सिर दर्द है तो सिर दर्द की दवा कीजिए, आप पेट की दवा क्यों कर रहे हैं, यू नो। तो ये जो वर्सेस वाली सिचुएशन है ये ख़त्म होनी चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, राइट। अगर हम ऐसा कोई ब्रिज क्रिएट करें जिसमें एलोपैथिक मेडिसिन एजुकेशन के जो स्टूडेंट, मेडिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, वो आयुष के बारे में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनके पास हो, और अगर आप आयुष के स्टूडेंट हैं तो आपके पास एलोपैथिक मेडिसिन के साथ जुड़ी हुई कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, तो ये ब्रिज की आवश्यकता है। और इस ब्रिज को क्रिएट कर रही है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये एचआरडी मिनिस्ट्री ने इस बात को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रखा है। अब कंज्यूमर, जब हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो कंज्यूमर कौन है? जो पेशेंट है वो कंज्यूमर है। तो आज के ज़माने में अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल के लोग जो हैं वो साइमल्टेनियस अलग अलग फॉर्म्स ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उनको अपना रहे हैं, और शायद बहुत ही कम समय में ऐसा होता है कि जो ग्राउंड रियलिटी की सिचुएशन है वो आपको पॉलिसी में नज़र आए। जनरली ये होता है कि पॉलिसी कुछ, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और हैं और लिखने की भाषा कुछ और हैं। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग जो हैं वो मल्टीपल डॉक्टर्स के पास, अगर किसी कोई बीमारी हुई, अगर लेट्स से कि बैक पेन है तो पेन किलर भी लेंगे, किसी डॉक्टर को भी दिखाएंगे, इसी के साथ साथ कुछ एक्यूपंक्चर या फिर जो अल्टरनेटिव साइंस एक्सेट्रा ऐसे कोई फील्ड जो हैं उनके डॉक्टर्स के पास भी वो विजिट पर मसाज एक्सेट्रा वो करवाते होंगे। तो ये ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी में ये चीज़ ऐड की गई है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब दूसरी चीज़ कि द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन एनी फॉर्म नीड्स टू बी गाइडेड बाय एविडेंस। हमेशा कोई भी अगर मेडिसिन क्यों ना हो, चाहे आयुष हो चाहे एलोपैथिक हो, एविडेंस इज़ द की। ट्रायल, सेफ ट्रायल, क्या वो मेडिसिन सेफ है या नहीं, इसके बिना मेडिसिन जो हैं उनको कंज्यूम करना बहुत ही डेंजरस हो जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव थेरेपीज़ जो हैं हैव बाय एंड लार्ज फॉलन शॉर्ट इन दिस रिगार्ड। बहुत सारी ऐसी अल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री थियरीज़ हैं जिनके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च और एविडेंस की हमें आवश्यकता है, लेकिन उसको अगर हम रिजेक्ट ही कर देंगे तो फिर उसके ऊपर रिसर्च ही नहीं होगी।
तो इट इज़ गुड कि ये एक ब्रिज बनाने की बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जब हम आयुष की बात करें तो इसमें सिर्फ आयुर्वेद और योगा नहीं है, इसमें बहुत सारे होम्योपैथी हैं, यूनानी है, सिद्धा है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर कम फोकस जाता है लोगों का, कम अट्रैक्शन रहा है। तो इसके ऊपर भी और ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता ऑफ कोर्स है। शायद इस आर्टिकल के मीन्स जो आर्टिकल में लिखा गया है उससे ये पता चलता है कि शायद दुनिया में कहीं और जगह पर ऐसी कोई इंटीग्रेशन वाली हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप नहीं हो रही है या फिर नहीं की जा रही है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दुनिया के दूसरे ऐसे कल्चर्स हैं जैसे कि चाइनीज़ मेडिसिन, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, वो भी आयुर्वेदा की तरह ही इतना ही पुराना कॉन्सेप्ट है उनका। तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पर वो ये ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं या नहीं, लेकिन भारत में एजुकेशन पॉलिसी में ये ब्रिज क्रिएट करने की बात है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों को कनेक्ट किया जाए। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे बताया कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन इसका निकल सकता है, कुछ नई चीज़ हमें डेफिनेटली जानने को मिलेगी। तो वी नीड मोर रिसर्च ऑन दिस थिंग और इसको ऑफ कोर्स प्रमोट भी करना चाहिए। बैक टू द हाउस, बाई इलेक्शन यानी कि आपके एरिया में इलेक्शन हो गए, आपने अपने एमएलए को सिलेक्ट कर लिया है, सारी चीज़ें चल रही है, फिर ऑल ऑफ द सडन कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हुए और आपके जो एमएलए हैं जो एक्स पार्टी के थे, जब आपने उनको वोट दिया था, अब उन्होंने एक्स पार्टी को छोड़कर वाई पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, राइट। तो जगह खाली होगी और फिर से यहाँ पर बाई इलेक्शन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो रनिंग एमपी हैं, एमएलए हैं, तो किसी भी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाए, अगर उनको पार्टी में से निकाल दिया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी बाई इलेक्शंस होते हैं। अब जनरली बाई इलेक्शन का नेचर ये रहता है कि जो रूलिंग पार्टी है वही जीतती है, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग। मान लीजिए कि आपके राज्य में 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 10 डिस्ट्रिक्ट में लेट्स से एक्स पार्टी की सरकार है, ओके। अब वहाँ के एक जो नेता हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर एक बाई इलेक्शन की रिक्वायरमेंट जनरेट हुई, तो बहुत कम चांसेस हैं कि लोग जो हैं वो वाई पार्टी को वोट करके जिताएंगे, क्योंकि ज़्यादा रूलिंग पार्टी आपकी एक्स हैं, तो आपके सारे काम, सारी चीज़ें, आपके पर्टिकुलर एरिया का काम जो है फटाफट तभी होगा जब एक्स पार्टी का व्यक्ति होगा। तो ज़्यादातर केसेस में लोग जो हैं वो लॉजिकल डिसीजन लेते हैं और जो रूलिंग पार्टी हैं उनके ही व्यक्ति को, उनके ही कैंडिडेट को वोट्स दिए जाते हैं। अब हमने देखा कि कैसे मध्य प्रदेश में एक ऑल टुगेदर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी 2018 में, और फिर 28 सीट्स जो हैं वो वैकेंट हो गई, बिकॉज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो एक बहुत ही फेमस चेहरे हैं और बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और वो बीजेपी को ज्वाइन कर लिया उन्होंने, और फिर यहाँ पर 28 सीट्स की जगह हुई। उनके साथ साथ बहुत सारे एमएलए जो थे, उनके टीम के एमएलए जो थे, उन्होंने भी उस पार्टी को छोड़ दिया और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर इलेक्शंस हुए और सारी चीज़ें हुई और बाई इलेक्शन का रिज़ल्ट आ चुका है। बीजेपी जो हैं उनको सारे वोट्स मिले हैं या फिर उनके कैंडिडेट्स जो हैं वो जीत चुके हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो प्रश्न ये उठता है कि डिफेक्शन जो है क्या ये सही है या फिर गलत। इस आर्टिकल में कुछ लिमिटेड पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, इट्स हर एक जगह पर अलग होता है, क्योंकि कई जगह पर आप जो पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी, तो मैं आपको एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल 2019 का जो इलेक्शन रहा प्राइम मिनिस्टरियल या फिर जो जनरल इलेक्शन है हमारे देश का, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बीजेपी के अपने लोकल कैंडिडेट को इसीलिए वोट दिया क्योंकि उनको पीएम मोदी पसंद है। तो मोदी जी उनको पसंद है, इसकी वजह से उनको बीजेपी पसंद नहीं है, उनको सिर्फ मोदी जी पसंद है, इसलिए उन्होंने बीजेपी के जो भी कोई कैंडिडेट थे, जिसको हम कहते हैं मोदी लहर चल रही थी। फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको मोदी जी पसंद हैं, आपको बीजेपी पसंद है, लेकिन फिर भी आपके एरिया में जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं आप उनको ही वोट देंगे क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया के लिए वो व्यक्ति जो हैं वो बेस्ट हैं। वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, वो आपका काम, आपके एरिया के लोगों का काम करेंगे। ऐसी कई नेताओं की छवि होती है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि कई बार क्या होता है कि देखिए, बात करते हैं हम रहते हैं डेमोक्रेसी में।
एंड वी एक्सपेक्ट कि हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट दे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये डेमोक्रेसी के लिए लड़ती हैं, लेकिन क्या सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलती है? द आंसर इज़ नो। पार्टी में भी कास्ट सिस्टम चलता है, पार्टी में भी पैसा बोलता है, राइट। पार्टी में भी आप कितने वोट्स ले आ सकते हैं, नंबर्स की गेम हो जाती है फिर, राइट। विनिंग जीतना भी है तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों के ऊपर फोकस किया जाता है, कई बार तो ज़्यादातर क्वांटिटी के ऊपर ही कि कितने वोट्स ले आ सकता है एक व्यक्ति। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ही डेमोक्रेटिक तरीके से काम नहीं कर रही है, अगर आपके जो पॉलिटिकल पार्टी के, आप लेट्स से महाराष्ट्र के हैं, तो महाराष्ट्र के XYZ पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कोई डिसीजन लिया और एज एन MLA आपको वो डिसीजन पसंद नहीं, आप कहेंगे कि सर ये बात गलत है, ये मुझे पसंद है सर, या फिर मैडम ये बात गलत है, मुझे ये पसंद नहीं है, दिस इज़ अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ अगेंस्ट आवर पार्टी, ये वो। तो फिर पार्टी में ग्रुप में ज़्यादातर लोग तो फिर जो प्रेसिडेंट साहब हैं आपके पार्टी के उनको ही फेवर करेंगे, क्योंकि वो पार्टी के हेड हैं आपके राज्य के। तो MLA होने के बावजूद भी आप पावरफुल हैं, लेकिन आपसे भी एक ताकतवर व्यक्ति हैं, तो फिर आप गलत साबित फिर हो सकता है कि आपको नेक्स्ट टाइम टिकट भी ना मिले MLA की। तो ऐसी इनइक्वालिटी कई बार होती हैं, और ऐसी इनइक्वालिटीज़ कई नेता फेस करते हैं तो वो पार्टी को छोड़ देते हैं, राइट। कई नेता ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ पैसों के लिए, जिसको कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, कि 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ की ऑफ़र दी और फिर उन्होंने अपनी MLA की सीट जो है वो छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए। तो ऐसा भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता है जो ईमानदारी, डेमोक्रेसी और इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स। तो एंटी डिफेक्शन या फिर डिफेक्शन के पार्टी को धोखा दिया, ये वो, इट ऑल डिपेंड्स। कहना मैं यही चाहता हूँ कि कौन सी सिचुएशन में एक व्यक्ति ने पार्टी को छोड़ा है। और फिर ये भी प्रश्न उठता है कि यार हमने तो आपको वोट दिया था जब आप BJP या फिर कांग्रेस की टिकट लेकर आए थे, टिकट आपको मिली थी, आप सारे वादे किए, ये वो एक्सेट्रा, और फिर हमने आपको वोट दिया और अब आपने उसी पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन उस व्यक्ति को आपने वोट दिया है तो उस इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी जो बेस्ट हैं देश के लिए, समाज के लिए, वो करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक पब्लिक फिगर हैं, वो वोट के माध्यम से वहाँ पर पहुँचे हैं। तो एक ये भी एथिक्स उनका होना चाहिए, ऐसा मैं पर्सनली मानता हूँ। तो ये इमोरल है, मोरल है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। फिर बात करते हैं एक कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। कल भी हमने बात की थी फाइज़र, राइट। कल मैं बोल रहा था Pfizer, लेकिन फिर आप में से एक स्टूडेंट ने कहा कि सर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फाइज़र, और फिर मैंने सर्च किया और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने एक छोटी सी येट एक सिली मिस्टेक कर दी इसके प्रोनाउंसिएशन में। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच कि आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया, वरना मैं ये मिस्टेक कंटिन्यू रखता। तो थैंक्स। तो फाइज़र जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनकी जो कोविड-19 वैक्सीन है BNT162b2, अब कल हम बात कर रहे थे कि 90% इफेक्टिवनेस का रिजल्ट सामने आया है, लेकिन और ज़्यादा डिटेल्स की आवश्यकता है। 43,000 जितने लोगों को टेस्ट किया गया था। अब ये देखना है कि जो सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन है उसको तो ये, इसके ऊपर तो ये 90% इफेक्टिव रही है, लेकिन जो माइल्ड, मॉडरेट ऐसे जो, या फिर सीवियर ऐसे जो इन्फेक्शंस हैं, तो उन इन्फेक्शंस के ऊपर इस वैक्सीन की असर कितनी है, इसके बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता है। 90% वैक्सीन का इफेक्टिवनेस जो है ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रेट है, लेकिन जितने ज़्यादा लोगों को इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा तो इसका ये इफेक्टिवनेस का जो परसेंटेज है वो भी ड्रॉप होगा। लेकिन एक 50% जितना अगर वैक्सीन का इफेक्टिवनेस का रेट है तो दैट इज़ ओके। FDA जो है वो इसको कट ऑफ जो रखता है कि 50% तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो अगर उतना भी अचीव हो जाता है तो दैट्स अ गुड थिंग, और इतना हो जाएगा शायद। अब जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, एल्डरली पीपल के ऊपर ये कैसे काम करता है ये देखना है। और कल मैंने आपको समझाया था कि ये mRNA प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है ये फाइज़र का मेडिसिन या फिर वैक्सीन, और सिर्फ ये अकेला नहीं है, फाइज़र के अलावा दूसरे भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो होपफुली उनके भी रिजल्ट्स जब सामने आएंगे
तो वो भी रिजल्ट्स इतने ही इफ़ेक्टिव देखने को मिला। आज एक खबर यह है कि रशिया की जो मेडिसिन है, वैक्सीन जो हैं, तो उनका क्लेम यह है कि 92% इफ़ेक्टिवनेस का रिज़ल्ट उनको मिला है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनिका, जो मिलकर बना रहे हैं, तो ये mRNA का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये एक दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें भी देखते हैं कि कैसा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल और ज़्यादा डिटेल्स और ट्रायल्स की आवश्यकता है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स आपकी, फॉर एग्जांपल आज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग दिन है। आज ही के दिन 1947 में महात्मा गांधी जी जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में गए थे, पहली बार और लास्ट टाइम वो वहाँ पर गए थे। और लद्दाख स्टैंड ऑफ जो है, इंडिया और चाइना जो हैं वो डिसएंगेजमेंट प्लान को फाइनलाइज कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है 92% इफेक्टिवनेस, और FCRA रूल्स में भारत सरकार ने किए हैं कुछ बदलाव। एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस दिवाली सेल। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।